प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आयोजित किया जाएगा और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका ऑनलाइन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्दी से इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर दीजिए। लगातार मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर मिल जाएगी। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, नयन का तद्भव शब्द क्या होता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब नयन का हिंदी भाषा में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो नयन का हिंदी भाषा में इसका अर्थ क्या बनेगा, नैन बन जाएगा। ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा नैन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा। अब पत्र को आप अगर हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है। और ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है। हाईलाइट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पत्र का तद्भव शब्द होता है पत्ता। जब आप इसको हिंदी में इसका कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो हिंदी में आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है हिंदी में पत्ता। तो पत्र का तद्भव शब्द पत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंटी मारना इसका अर्थ क्या होता है। शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना, सहारा देना। अंटी मारना, तो अंटी मारना इसका अर्थ होता है कम तौलना। मान लीजिए आप किसी दुकान पर तेल लेने के लिए गए, चीनी लेने के लिए गए, तो उसने चीनी को या तेल को कम तौला, तो इसे आप क्या कहेंगे, कम तौलना यानी अंटी मारना। अगर ऑप्शंस में चाल चलना अगर ये दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, या चालाकी से कोई चीज़ दबा या छिपा लेना। ऑप्शंस में अगर ये दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। सेशन को एक बार बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आप लोगों का है बहुत ही जल्द आयोजित किया जाएगा। समय बहुत ही कम है, कभी भी इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आ सकती है। तो तैयारी में लगे रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है ये बताया जा रहा है इसमें। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ी जो है ना ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहले आप इसे तोड़ लीजिए। तोड़ने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको इसकी संधि करनी होगी। तो इसकी संधि क्या होती है, पौ धन अग। आपने इसको तोड़ लिया, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि पावक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो देखिए इसको तो मान लिया जाएगा औ और इसको मान लिया जाएगा आ। तो औ प्लस आ मिलकर क्या बना, आओ बन गया। तो आओ किस में आता है, अयादि स्वर संधि में। तो पावक में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है वो अंधा है, आप उसके सामने रो रहे हैं, तो इसका आप जब मुहावरा में कन्वर्ट करेंगे, मुहावरा में या अर्थ में या लोकतृति में, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि अंधे के आगे रोना। तो अंधे के आगे रोना यानी व्यर्थ का प्रयत्न। वो तो ना तो दे सकता है कि आप रो रहे हैं, तो व्यर्थ का प्रयत्न, उस पर कोई फर्क ना पड़ना। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखिए मुहावरे के, ये मान के चलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिए मुहावरे की आप लोग। मुहावरा हो, लोकतृति हो या अर्थ हो, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है पेपर में। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं।
वृंदावन लाल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मुसाफिर भी होता है, बटोही भी होता है, पंथी भी होता है, यानी कि ये सभी जो हैं पथिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कि मान लीजिए राही दिया गया, राहगीर हुआ और यात्री हुआ। ठीक है, ये सभी शब्द ये पथिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मुसाफिर, बटोही, पंथी, राही या राहगीर, यात्री। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट। सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बच्चे को थपकी देकर सुलाने का गीत, इसको क्या कहते हैं? जब बच्चे को आप सुलाते हैं तो सुलाने के लिए आप उसको थपकी देते हैं, यानी ठोकते हैं धीरे धीरे, या लोरी सुनाते हैं। तो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, इसको क्या कहते हैं? तो इससे हम कहते हैं लोरी। लौरी नहीं कहते हैं, लोरी कहते हैं, इसको लोरी कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो ना याद हो, हमको नहीं पता है फिलहाल। मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर अनु आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर, उद, हर, जहाँ पर ये शब्द आए वहाँ पर आपका होता है अव्ययभाव समास। तो अनुकूल में पूछा था कि अनुकूल में कौन सा समास होगा। तो ज़्यादा कुछ करना कुछ नहीं है आपको, आप शुरुआत का शब्द देख लीजिए। अनुदिया है, जी हाँ अनुदिया है, तो अनुदिया है तो उसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। आपको सिर्फ इस शुरुआत का जो शब्द होता है, स्टार्टिंग का शब्द, वो आपको देखना होता है। जैसे कि यथोचित, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। इन शब्दों को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। और बहुत सारे शब्द होते हैं, हमको याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको सिर्फ स्टार्टिंग का शब्द देखना होता है। अगला प्रश्न देखेगा, सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो शुरुआत का शब्द आपको देखना है। सतपुरुष, तो सत धन पुरुष, तो सत पुरुष में कौन सा उपसर्ग होगा? सत हो जाएगा। देखिए मुंह से बोल रहे हैं आप, सत पुरुष, सत धन पुरुष, मुंह से ही बोलने से पता चल रहा है कि इसमें सत जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म शाइनी। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या है कि काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, यशपाल, कमलेश बोरा, खुशवंत सिंह। काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर। काली आंधी के रचयिता है कमलेश्वर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही आंसर हो जाएगा इसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पर आपको समूहवाचक संज्ञा की पहचान करनी, जैसे कि झुंड हुआ, सभा हुआ, सेना हुआ, या फिर ये सभी। अब झुंड में तो कितने जानवर चलते हैं? झुंड में एक नहीं अनेक, तो ये भी समूह की श्रेणी में आ जाते हैं। सभा, अगर नेता कोई सभा करता है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कोई गिनती नहीं होती है, वो भी समूह की श्रेणी में आ जाते हैं। सेना में कितने लोग होते हैं? एक नहीं होते, अनेक होते हैं, तो ये भी श्रेणी में आ जाते हैं, समूह की श्रेणी में।
तो आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है, ये आपको बताना था। तो देखिए, इंदिरा जो है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शारदा हुआ, वागेश्वरी हुआ, भारती हुआ, ये सभी जो शब्द हैं ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और जैसे कि बीड़ा पाड़ी हुआ, वीणा पाड़ी, वाग्देवी, माँ श्वेता हुआ, हंस वाहिनी हुआ, ये सभी शब्द जो हैं ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिमांशु जो है ना, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, खरांशु हुआ, जैसे हुआ, पतंग हुआ, तिमरारी हुआ, ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। जैसे कि अंशुमान, सूर्य हुआ, रवि हुआ, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है भाई? कपटी का विपरीत अर्थक शब्द, तो कपटी का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्कपट। क्या होता है? निष्कपट। तो सी ऑप्शंस जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में सरल हुआ, हृदय हुआ, ईमानदार हुआ, तो सरल, हृदय, ईमानदार, ये कपटी के विपरीत अर्थक शब्द होते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? अब विपरीत अर्थक में आप कंफ्यूज हो गए कि विपरीत अर्थक होता क्या है। विपरीत अर्थक में तो पढ़ा नहीं अभी तक, तो आपको ध्यान रखना है कि विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज़ें होती हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। तो उदांत का विलोम शब्द क्या हो सकता है, ये भी कह सकते हैं, और विपरीत अर्थक भी कह सकते हैं आप लोग। तो उदांत का विपरीत अर्थक शब्द होता है अनुदांत। क्या होता है? अनुदांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? विवाद का विवादास्पद, विजय, पराजय, मृदुल, कठोर, विरह, मिलन। तो इसमें आपको यह बताना कि ऐसा कौन सा विलोम शब्द है जो सुमेलित नहीं है? विवाद, विवादास्पद, ये सुमेलित नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होता है? तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द होता है स्वदेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेज। ओके, अगला प्रश्न देखेगा। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या हो? देखिए, इसमें ना तो कोई ट्रिक लगती है ना कोई नियम होता है। प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, समझने के बाद ही आंसर आपको देना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस तो मैं आपको करा ही रहा हूं। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रहरी। क्या कहते हैं? प्रहरी। तो वी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो युग का निर्माण करता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो युग का निर्माण करने के लिए युग निर्माता, इसको क्या कहते हैं? युग निर्माता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा। ओके, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ? अब देखिए, मुहावरे, लोककृति या अर्थ अगर दिया हो, सेम ही चीजें होती हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कहीं का नहीं रहना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो कहीं का नहीं रहना, इसका मुहावरा हो जाएगा घर का ना घाट का। कहीं का नहीं रहना, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये आप लोगों ने काफ़ी बार बहुत लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि मैंने ऐसा काम कर दिया है, ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा, यानी कहीं का नहीं रहना। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दो टूक बात कहना। तो दो टूक बात कहना, इसका मुहावरा क्या होता है?
इसका मुहावरा होता है स्पष्ट कह देना। क्या होता है? स्पष्ट कह देना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना, तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना, चोट लगना। आप इसे यह कह सकते हैं लज्जित होना यानी कि बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, बुरी तरह, जैसे कि ये वाला प्रश्न था, मैंने आपको बताया था ये वाला कि मुंह की खाना, अगर मान लीजिए ऑप्शंस में परास्त होना ये दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। वैसे तो बुरी तरह हारना इसका आंसर सही हो जाएगा। गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गर्दन उठाना, गर्दन उठाना यानी प्रतिवाद करना। क्या? प्रतिवाद करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में विरोध करना दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा ये किसकी जीवनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है ना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ऑप्शन वी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ने वाला है, ये क्रिया जो है भूतकाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? चा, जा, झा या का? तो का तो ये आपका कंठ से हो जाएगा, ये तालु से थोड़ी होगा। जैसे कि का, खा, गा, गा, घा, घा, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ड हैं। अब जैसे कि तालु से पूछा गया है तो तालु से बोलने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? चा हुआ, चा, छा, जा, झा, ये तीनों ही तालु से बोलने वाले वर्ड हैं। लेकिन का जो है ये आपका कंठ से बोले जाने वाला वर्ड है। ठीक है। तो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जैसे कि चा हुआ, चा, छा, जा, झा हुआ, चा, छा, जा, झा, या और शा, ये आपके तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्गत में कौन सी संधि है? जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? इसकी संधि क्या होती है? अंत, धन, गत, इसकी संधि ये होगी। तो पूछा क्या जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्यों होगी वो भी जान लीजिए। विसर्ग के निशान दिखा रहे हैं आपको, ये विसर्ग के निशान दिख रहे होंगे आपको, इसलिए हो जाएगी। बस तोड़ना सीख लीजिए। अगर आपने तोड़ना सीख लिया तो संधि आप चुटकियों में उड़ा देंगे। निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? अब यहाँ पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है, यानी ऐसा शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुआ हो। इसमें हिंदी भाषा का शब्द कौन सा होगा? अग्नि, आदमी, स्टेशन या आम? तो आम जो है ना ये आपका हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। और आम्र जो होता है ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द होता है आम्र, यानी ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। और आम जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न देखेगा। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव या द्विगु? उसे हम कहते हैं कर्मधार समास। क्या कहते हैं? कर्मधार समास। यानी जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे हम कर्मधार समास कहते हैं। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो शिष्टमंडल जो है ना
ये आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। शिष्टमंडल यानी शिष्टमंडल, तो मंडल में कितने लोगों का, कितने व्यक्ति होते हैं, एक हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो इसे आप क्या बोलेंगे, समूहवाचक। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः क्या है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः क्या होगा, पीली साड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। प्रशस्त, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ना कोई नियम होता है जो मैं आपको बताऊं। इसको करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कि क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है। क्या तुमने रोटी खाई, कंफर्म तो हो नहीं पा रहा है कि तुमने रोटी खाई है या नहीं खाई है, तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसने रोटी खाई है या नहीं खाई है, तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, अब कर्ता तो इसमें दिया नहीं है, तो आपने सोचा कि अगर हम ये करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, अब इसमें जो मेन पॉइंट जो इसमें आ रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ने। अब ने में कर्ता ने कर्म को, अब कर्म में तो को आ जाएगा। कर्ता ने, कर्ता में आ रहा है कि कर्ता ने कर्म को, अब ने कर्ता में आएगा, कर्ता तो है नहीं, जाहिर सी बात। तो ये प्रश्न पूर्ण रूप से गलत है। अगला प्रश्न देखेगा, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। मिठास, आस, आस, तो आस जो है ना आपका, आस, आस में आपका प्रत्यय हो जाएगा, मिठास, आस। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आपने मिठाई खाई, आपने जितनी भी खाई हो, थोड़ी बहुत खाई हो, लेकिन आपका जी नहीं भरा, तो आप इसे क्या कहेंगे, संतोष ना होना। क्या कहेंगे, संतोष ना होना। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। सामने कुआं है और आपको वहां पर जाना नहीं चाहिए, तो इससे आप क्या, आप जा रहे हो आगे, आगे कुआं है, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इसको आप क्या कहेंगे, आग में कूदने के बराबर है कुआं में, यानी अपना जीवन खुद नष्ट करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा है। अगला प्रश्न क्या है, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल किस भाषा का शब्द है, अरबी, तुर्की, उर्दू या संस्कृत। तो मुगल जो है ना ये गाइस तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था, फारसी भाषा की रचना में हुआ था। किस भाषा में, फारसी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो परिवार में अनेकों सदस्य होते हैं, तो जब अनेकों सदस्य होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अगर आप पढ़ लेंगे उन्हें, आंसर आपके मन में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कुछ गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में हो जाएगा वात्सल्य रस। कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। अब पूछा ये जा रहा है कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जुई सोई कुछ गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो वात्सल आपने टिक कर दिया। वह रस जिसमें माता पिता अपने बच्चों के प्रति, एक गुरु अपने चेले के प्रति और एक बड़े भाई और छोटे भाई के प्रति जो प्रेम वाले भाव की अनुभूति होती है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी थी। तो ज्योतिमय, ज्योतिमय का ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी भी कह सकते हैं, शुद्ध वाक्य भी कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी PDF वगैरह रहेंगी सारी PDF आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।